तो स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आप सभी के आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल FMSC ग्रुप डिस्कशन में। दोस्तों जैसा कि जान रहे होंगे कि यहाँ रोज़ होमवर्क के माध्यम से क्यूज होता है और उसी सिलसिले में जो है एक स्टेप फिर से आगे आ चुके हैं और जो क्वेश्चन दिया गया था उसी के माध्यम से क्यूज होगा। और क्यूज होने से पहले जो कल का क्वेश्चन दिया जाता है उसका 100% जवाब जो सभी लोग अच्छे से देते हैं उस कमेंट बॉक्स का आंसर जो है उसका जवाब का क्वेश्चन का आंसर जो है वो क्लास खत्म होने के बाद वीडियो क्लास खत्म होने के बाद क्वेश्चन दिया जाता है और कल जो है नेक्स्ट डे क्लास शुरू होने से पहले उसका नाम दिया जाता है। तो इसमें बहुत सारे साथी आए हैं जो कि अपना आज पहले तो कल जगह का नाम नहीं लिखे थे, लेकिन आज अच्छे से जगह का नाम लिखे हैं, इसके लिए उनको बहुत बहुत बधाई। और इसमें कल का क्वेश्चन सुन लीजिए। पहले कल का क्वेश्चन हो जाएगा कि बरौनी तेल शोधक कारखाना की स्थापना कब हुई थी और किसके सहयोग से हुई थी। यह क्वेश्चन कल हमारे द्वारा पूछा गया था आप लोग के लिए। तो इसका सही जवाब जो होगा हो जाएगा बरौनी तेल शोधक कारखाना की स्थापना 1964 में हुई थी। और सहयोग की बात करेंगे जिसमें रूस जो है भारत इसमें सहयोग किया था। और ये बिहार के समस्तीपुर के बगल के जिला है बेगूसराय, वो बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है बरौनी तेल शोधक कारखाना। तो आज इसमें जवाब देने वाले 5 व्यक्ति का नाम लिया जाएगा। इसमें पहले स्थान पे आए हैं ऋषि राज जी जो कि समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट से ही हैं। दूसरे स्थान पे अमित कुमार जी हैं जो कि जायसीपुर से हैं। तीसरे स्थान पे ज्योति कुमारी हैं जो कि सासाराम से स्थित है। चौथे स्थान पे सत्यम कुमार जी हैं जो कि बेगूसराय बंझौल से हैं। 5वें स्थान पे शशि चंद्रा जी जो कि मानपुर गया बिहार से हैं, जो कि 5वें स्थान पे हैं। तो इन सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहते हैं कि ये सभी लोग क्यूज के अंदर बने रहते हैं, वीडियो को लास्ट तक देखते हैं और उसमें जो भी त्रुटि होती है उसका अगर निष्कर्षण वो निकालते हैं तो उसका जवाब कमेंट बॉक्स में भी दिया करते हैं। ये बहुत ही अच्छा लगता है। तो जैसा कि आप सभी को विदित हो कि यहाँ डेली जो है करंट अफेयर विथ स्टैटिक जीके का सीरीज चलते आ रहा है। तो करंट अफेयर से क्लास को शुरू किया जाता है और इस क्लास को अंत भी जो है करंट अफेयर के माध्यम से किया जाता है। जो शुरुआत किया जाता है वो डेली का करंट अफेयर रहता है और लास्ट जो किया जाता है वो STD का जो है ये बुक की हम दिखा रहे हैं, ये बुक से इसको ख़त्म किया जाता है। तो स्टार्ट कर रहे हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, बताइएगा कि हाल ही में चर्चा में रहे नासा के मैगलन मिशन का संबंध किससे हो जाएगा। ये शुक्र ग्रह से हो जाएगा। मैगलन मिशन का संबंध किस ग्रह से हो जाएगा, तो वो शुक्र ग्रह से हो जाएगा। और शुक्र जो है ये ग्रह में सबसे कैसा ग्रह है, सबसे गर्म ग्रह कौन सा हो जाएगा, तो ये शुक्र हो जाएगा। और यह जो है लॉन्च करेगा तो ये शुक्रयान के माध्यम से इसको लॉन्च करेगा। बताइएगा इवनिंग और मॉर्निंग का स्टार किसे कहा जाता है, ये शुक्र ग्रह को ही, मतलब सांझ और भोर का तारा जो ये शुक्र ग्रह को ही कहा जाता है। आगे बताइएगा अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि शुक्र ग्रह के ऊपर जो है ना ये इसमें अध्ययन किया गया है और शुक्र ग्रह के ऊपर ज्वालामुखी विस्फोट का पहला प्रत्यक्ष प्रमाण जो है ये इसमें दिया गया है। अगला क्वेश्चन दिएगा कि 2 ऐसे ग्रह का नाम बताइएगा जो विपरीत दिशा में अपना परिक्रमा पूरा करते हैं। ये शुक्र और अरुण जो है यानी आपको हो जाएगा यूरेनस और वेनस, वेनस ठीक है वही हो जाएगा यूरेनस और वेनस, जो कि अब शुक्र और अरुण हो जाएगा जो कि उल्टे ग्रह में उल्टा स्थिति में अपना चक्कर जो है वो लगाता है। अगला क्वेश्चन दिएगा आंतरिक ग्रह जो है तो होता है उसकी संख्या कितनी हो जाएगी, 4 को आंतरिक ग्रह हो जाएगी। मतलब जो बृहस्पति से पहले जो आएगा ना वो सभी आंतरिक ग्रह में आ जाएगा। इसमें बुध शुक्र पृथ्वी और मंगल आ जाएगा, ठीक है ना। आगे बताइएगा कि एस्ट्रॉयड बेल्ट जो होता है मतलब ये किस किस ग्रहों के बीच में होता है, ये मंगल और बृहस्पति के बीच में जो एस्ट्रॉयड ग्रह पाया जाता है, ठीक है, उसको बेल्ट कहा जाता है, एस्ट्रॉयड बेल्ट कहा जाता है, उसको क्षुद्र ग्रह भी बोल सकते हैं हिंदी माध्यम में। आगे बताइएगा अगला क्वेश्चन हो जाएगा जो हाल ही में किस राज्य में स्थित कुलशेखरपट्टनम में इसरो के दूसरे स्पेसपोर्ट की आधारशिला रखी गई है, तो ये आपको तमिलनाडु में रखी गई है। बहुत अच्छा जवाब। अगला क्वेश्चन दिया है कि हाल ही में रोमन रोलैंड पुस्तक पुरस्कार 2024 में किसे दिया गया, ये आपको जो है पंकज कुमार चटर्जी को दिया गया है। यह पुरस्कार देगा रोमन रोलैंड पुरस्कार जो ये पंकज कुमार चटर्जी को दिया गया है। अगला क्वेश्चन दिएगा जो कांग्रेस के लोग पदे के भूखे होते हैं यह बात कौन बोले थे, बंकिम चंद्र चटर्जी थे। और रोमन रोलैंड पुरस्कार जो मिला ये पंकज कुमार चटर्जी को मिला है। बहुत अच्छा जवाब। अगला क्वेश्चन दिए कि हाल ही में टाइम पत्रिका की दुनिया की 100 सबसे प्रभावशाली कंपनियों में किसे शामिल किया गया है, उसके बाद सीरम इंस्टीट्यूट वाले हैं वो 3 को शामिल किया गया है। पहला हो जाएगा आपको रिलायंस जो कि जियो वाले हो जाएंगे, दूसरा हो जाएगा टाटा समूह और तीसरा हो जाएगा सीरम इंस्टीट्यूट जो पूना में स्थित है, आधार पूना वाला, इसके संस्था अध्यक्ष अभी वो हो जाएंगे जी। तीनों को जो है टाइम पत्रिका की दुनिया की 100 सबसे प्रभावशाली कंपनियों की सूची में जो ये शामिल किया गया। कोई दिक्कत मोनू जी। अगला क्वेश्चन रहिएगा, अगला क्वेश्चन हो जाएगा
जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स जो हुआ है 2023 में, इसमें सबसे अधिक पदक जो है कौन सा राज्य जीत के ले गया है? ये महाराष्ट्र था। सबसे अधिक पद की बात करेगा तो महाराष्ट्र आगे ले गया। और प्रथम स्थान पे कौन सी यूनिवर्सिटी आई है? ये चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी आई है। और इसका शुभंकर जो जाएगा वो अष्टलक्ष्मी जो इसका शुभंकर हो जाएगा। मतलब अष्टलक्ष्मी जो है, लक्ष्मी की 8 मूर्तों को जो मिला के अष्टलक्ष्मी का निर्माण होता है, वो वहाँ का शुभंकर दिया गया। शुभंकर उस चीज को दिया जाता है जिसका मतलब जो खतरे में रहता है या फिर अधिक से अधिक चर्चित रहता है, उसको वहाँ के किसी भी जगह का शुभंकर जो है वो बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन रहेगा, INS जटायु का उद्घाटन जो है कहाँ किया गया है? लक्षद्वीप में हुआ है, ठीक है ना। और हाल ही में लक्षद्वीप में जो है चर्चा का केंद्र बना रहा है, वहाँ जो है कौन सा बैंक अपना ये HDFC बैंक, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1994 में HDFC बैंक की स्थापना हुई थी। वो अपना पहला मुख्य शाखा जो है वो 1894 में तो पंजाब नेशनल बैंक में, ठीक इसके 100 साल बाद जो है HDFC जो है एक प्रकार का वित्तीय में जो है प्राइवेट में सबसे बड़ी कंपनी बैंक हो जाएगी, ये अभी खुली है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन कहिएगा, जो हाल ही में चाप चारकूट जो मनाया गया नृत्य उत्सव, ये कहाँ मनाया गया? मिजोरम में मनाया गया। लेकिन इस SPD की बुक की बात कीजिएगा तो मिजोरम के साथ साथ जो है मेघालय में भी दे दिया है 2024 में चाप चारकूट महोत्सव जो है। अगर आपको मिजोरम नहीं मिले तो मेघालय में भी ऑप्शन ले सकते हैं, क्योंकि बुक के माध्यम से SPD का जो वार्षिक एकांक बुक है उसमें मेघालय में दिया हुआ है। चाप चारकूट 2024 में मेघालय में भी मनाया गया है। उससे अधिक जो है मतलब मिजोरम का ही त्यौहार है, लेकिन उसको मेघालय में भी 2024 में मनाया गया है। कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन बताइएगा, जो हाल ही में प्रो कबड्डी लीग के 10वें संस्करण का चैंपियन कौन बन गया है? ये पल्टन जो है इसको जीत चुकी है। बहुत अच्छा जवाब। आगे बताइएगा कि मलेरिया में लड़ने के लिए किस अफ्रीकी देश ने GM मच्छर का प्रयोग किया है? ये जिबूती किया। और GM मच्छर वो हो गया जो कि मनुष्य क्या कहते हैं किसी भी वैज्ञानिक द्वारा बनाया गया नर मच्छर हो गया, और वो पहले जो वातावरण उसको छोड़ दिया जाएगा और वो जो है मादा मच्छर से जो वातावरण जैसे मच्छर घूम रहा है ना अभी, इससे संभोग करेगा और वो अपना बच्चा पैदा करेगा, और बच्चा जो पैदा करेगा वह जो इस प्रकार उसको विकलांग पैदा कर देगा ताकि वो जो है अगला आदमी को नुकसान जो है वो नहीं पहुंचा सकता है। मतलब ये देखिए इतना लोग इतना एक्टिव हो चुके हैं। अगर मच्छर मलेरिया की दवा ठीक से काम नहीं कर पाती तो मच्छर पर ही प्रहार कर दिया गया है। उसके जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने का प्रयास जो है ये जिबूती देश पहली बार कर रहा है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे वकील साहब। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि हाल ही में गर्भपात को संवैधानिक अधिकार बनने वाला दुनिया का पहला देश बन गया, ये फ्रांस बन गया। और फ्रांस के सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन बने हैं? गैब्रियल अटल। तो वहाँ के राष्ट्रपति हो जाएंगे इमैनुअल मैक्रोन। और ये फ्रांस जो है यहाँ के सबसे युवा प्रधानमंत्री, युवा के साथ साथ कौन हो जाएंगे? समलैंगिक हो जाएंगे, ठीक है। इनकी रुझान जो है समलैंगिक और एक ही लिंग के प्रति अधिक से अधिक रुझान होना वो समलैंगिकता कहलाती है। पुरुष से तो आपको इच्छा हुई पुरुष से ही जो है ज्यादा लप्पू चप्पू होना। अगला क्वेश्चन रहेगा, ये हाल ही में BSF की पहली महिला स्नाइपर जो ये बनी है सुमन कुमारी, जो BSF की पहली महिला स्नाइपर बनी है। बहुत अच्छा जवाब। अगला क्वेश्चन दिएगा कि हाल ही में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो रेल सेवा का उद्घाटन कहाँ किया गया? ये कलकत्ता में किया गया अंडर वाटर मेट्रो। और सिर्फ अगर मेट्रो की बात करेगा तो कौन हो जाएगा? ये केरल हो जाएगा। वाटर के अंदर होगा तो कलकत्ता हो जाएगा, सिर्फ वाटर पर होगा तो क्या हो जाएगा? केरल हो जाएगा, ठीक है। ठीक, अगला क्वेश्चन बताइएगा, हाल ही में USA और UK की संयुक्त सेनाओं ने किस देश में हैती की ठिकानों पर 5वीं बार हमला किया है? ये आपने जो किया है यमन किया है। यमन का जो मतलब वहाँ का संगठन हो जाएगा, उसका नाम है हैती। वो क्या करता है कि वहाँ के नाविकों को लूट लेता है, इसलिए USA और UK के सैनिकों के द्वारा जो है इसमें लगातार 5वीं बार जो है हमला करके उसको चाप दिया गया। मतलब ये यमन के जो है ना कुछ उपद्रवी लोग हैं जो कि वहाँ के नौसैनिक को क्या करते हैं? लूट लेते हैं। इससे बचने के लिए वहाँ जो है USA और UK के सेना जो है संयुक्त रूप से उसने 5वीं बार हमला कर दिया। बहुत अच्छा जवाब। अगला क्वेश्चन बताइएगा, जो हाल ही में जो है हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान कहाँ स्टार्ट किया गया है? ये आपको राजस्थान बीकानेर में इसको स्टार्ट किया गया है। आगे बताइएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है और समझने में भी उसको अच्छा, हमको समझाने में भी अच्छा रहेगा और आपको समझने में बहुत अच्छा महसूस होगा। सुनिएगा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि हाल ही में मासिक धर्म अवकाश नीति प्रारंभ करने वाला देश का पहला उच्च न्यायालय कौन बन गया है? सिक्किम बन गया। मतलब इसमें क्या होता है कि महिलाओं को प्रति जो मासिक धर्म होता है उसमें महिलाओं को जो दर्द होता है उससे मतलब दर्द से राहत देने के लिए, मतलब ड्यूटी नहीं जाना पड़े, उससे रिलैक्स लेने के लिए जो है छुट्टी का प्रावधान जो ये दिया गया सिक्किम हाई कोर्ट के द्वारा जो है यह दिया गया है, ठीक है ना। मतलब पहली बार ये कानून बना है सिक्किम हाई कोर्ट के द्वारा, ये कानून जो है ये बनाया गया। ये एक बार जो है हाई कोर्ट के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में भी इसको अपील किया गया था,
लेकिन सुप्रीम कोर्ट उसको यह करके निरस्त कर दिया गया कि हाँ कि यह सुप्रीम कोर्ट जो यह बोल के निरस्त कर दिया कि यह महिला बाल विकास मंत्रालय और जो मतलब महिलाओं संबंधित जो है उस पर कानून बनाएगा, तब इस पर हम बिल जो है इसको पास करेंगे। लेकिन यह मतलब हाई कोर्ट पहला बन गया सिक्किम उच्च न्यायालय, जो कि महिलाओं की मासिक धर्म नीति से जो है वह पहला बार क्या करता है, अवकाश देने की घोषणा की है। बहुत अच्छा जवाब। अगला क्वेश्चन देगा, सिक्किम का स्थापना कब हुआ था? 1975 बना था और राज्य की संख्या 22वें क्रम का राज्य जो है वो बन गया था। ठीक है, 36वें क्रम का संशोधन हुआ था 1975 ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि पहली बार जो हाई कोर्ट बनी थी, वो 3 गो हाई कोर्ट एक साथ बनी थी, वो किस अधिनियम के तहत बनी थी? वो 1861 का अधिनियम था और 1862 में जो है कलकत्ता, मुंबई और मद्रास तीनों की स्थापना जो है 1862 में हुई थी। ठीक, इसके कुछ दिन के बाद 4 साल के बाद 1866 में स्थापना हुई थी, इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना हुई थी। और बिहार की हाई कोर्ट की स्थापना 1916 में हुई थी और यह बिहार हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को नहीं के विनोद चंद्रन जो है बिहार हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो है वो हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बताइएगा, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि हाल ही में विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2024 में कब मनाया गया है? 31 मई को जो है तंबाकू निषेध दिवस मनाया गया है। मतलब तंबाकू दिवस नहीं होता है, तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। और 2023 में जो मनाया गया था, इसका थीम क्या रखा गया था? हमें तंबाकू नहीं चाहिए, हमें भोजन चाहिए। मतलब 2023 का यह थीम रखा गया था। सर आप यूं ही जैसे सीरियली से पढ़ते आ रहे, उसको हम थोड़ा सा अपडेट देने के प्रयास कर रहे हैं। उसमें 2023 की बात क्या कर रहे थे? 2023 में क्या था इसका थीम कि हमें भोजन चाहिए, तंबाकू नहीं चाहिए। तो यह 2023 का थीम था। और 2024 का थीम क्या हो जाएगा? बच्चों को तंबाकू के उद्योग से हस्तक्षेप करना। यह इस बार जो है इसका 2024 का थीम हो जाएगा। मतलब कभी कुछ ऐसा टॉपिक रहता है जिसका थीम भी याद रखना आप लोग के लिए सर्वथा उचित होगा। ठीक है ना वकील जी। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि 1 मई को कौन सा दिवस मनाया गया है? मजदूर दिवस जो 1 मई को मनाया जाता है। और 8 मई को कौन सा दिवस मनाया गया है? रेड क्रॉस दिवस की स्थापना, रेड क्रॉस की स्थापना कब हुई थी? 1867 में इसकी स्थापना हुई थी। और उसको 3 बार जो क्या मिल चुका है? नोबेल प्राइज मिल चुका है। 1744 और 1917, 1944 और 1963 में इसको 3 बार नोबेल प्राइज मिल चुका है। और इसकी स्थापना जो है 1863 में करने वाले कौन थे? जो इसकी स्थापना की थी। दिक्कत। अगला क्वेश्चन बताइएगा, इतना अंदर नहीं जाना है। बताइएगा कि बायोडायवर्सिटी मतलब जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई को मनाया जाता है। और मरखोर दिवस कब मनाया गया है? ये 24 मई को। मरखोर दिवस जो है 24 मई को मनाया गया है। और 25 मई को कौन सा मनाया गया है? फुटबॉल दिवस। और 24 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? पंचायती राज दिवस। और 25 अप्रैल को मलेरिया दिवस मनाया गया। ठीक है, बहुत अच्छा जवाब जी सर। 22 मार्च होगा, 24 मार्च हो जाएगा। बहुत अच्छा जवाब। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि हाल ही में लचित बोरफुकन की 125 फीट की ऊंची मूर्ति जो है, इसका अनावरण कहाँ किया गया है? ये असम के बेलरहाट में इसका जो है ये सबसे ऊंची मूर्ति का जो है ये इसका अनावरण किया गया है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि हाल ही में जो है DRDO उद्योग अकादमी उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन जो है कहाँ किस IIT ने किया है? IIT कानपुर के द्वारा जो है इसको किया गया है। बहुत अच्छा जवाब। अगला क्वेश्चन देगा, DRDO की स्थापना कब हुई थी? 1958 में DRDO की स्थापना हुई थी। और इसके प्रथम अध्यक्ष बनाया गया था दौलत कोठारी। प्रथम अध्यक्ष दौलत कोठारी को बनाया गया था। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? और कल या परसों इस पर चर्चा भी की कि इनका उम्र जो है मतलब कार्य करने की सीमा जो है इनको 1 साल क्या किया गया बढ़ा दिया गया। मतलब आपसे क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा है कि हाल ही में किस चीज के ऐसे अध्यक्ष है जिनका उम्र जो है मतलब कार्य करने की सीमा जो है उसको 1 साल बढ़ा दिया गया। तो क्या हो जाएगा? DRDO हो जाएगा। और इसकी स्थापना 1/1/1958 में किया गया था। और DRDO अपना सारा परीक्षण कहाँ से करता है? उड़ीसा के चांदीपुर से किया करता है। ठीक है, कोई दिक्कत। और उड़ीसा जो है बिहार से कब अलग हुआ था? 1936 में। और उड़ीसा का मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक उड़ीसा के मुख्यमंत्री हो जाएंगे। बहुत अच्छा जवाब। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि हाल ही में WTO जो है विश्व स्वास्थ्य WHO मतलब विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वर्ष 2024 में नेल्सन मंडेला पुरस्कार से किसे सम्मानित किया है? ये निमहैंस को किया है, यानी NIMHAN निमहैंस को जो है ये इसको किया है, पुरस्कार सम्मानित किया है। और WHO की स्थापना कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 को जो इसकी स्थापना किया गया था। अगला क्वेश्चन बताइएगा, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि हाल ही में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष पर किसे नियुक्त किया गया है? ये किशोर मकवाना को जो है ये इसका बनाया गया है। बहुत अच्छा जवाब। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोचरब आश्रम का उद्घाटन कहाँ किया है? ये गुजरात में किया है, साबरमती में किया है। साबरमती आश्रम को कोचरब आश्रम की स्थापना किया है, वो मोदी जी के द्वारा किया गया है।
बहुत अच्छा जवाब। वाला क्वेश्चन बताइएगा कि हाल ही में एसएससी के नए वर्तमान में अध्यक्ष किसे बनाया गया है? ये राकेश रंजन को बनाया गया। इससे पहले एसएससी के अध्यक्ष कौन थे? एस किशोर। यानी एस किशोर को हटा के जो है राकेश रंजन को जो है ये एसएससी का जो है ये अध्यक्ष जो है ये बनाया गया है। बहुत अच्छा जवाब। और यह जो है आईपीएस अधिकारी है, कहाँ संबंधित है ये? ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा जो हाल ही में चर्चा में रहे एक राष्ट्र एक चुनाव पर उच्च स्तरीय समिति की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया है? ये रामनाथ कोविंद के द्वारा किया गया। बहुत अच्छा जवाब। और रामनाथ कोविंद जो थे इससे पहले क्या थे? भारत के पूर्व राष्ट्रपति थे। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ राज्यपाल भी रह चुके हैं और ये मुख्यमंत्री क्या कहते हैं बिहार के भारत के पूर्व राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि एक अच्छा क्वेश्चन, इसका जवाब देने का प्रयास कीजिएगा, नहीं होगा तो इसका जवाब अंत में हम देने का ही प्रयास किया करेंगे। देखा, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वंचित लोगों को क्रेडिट कार्ड की सहायता देने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? पीएम सूरज पोर्टल। मतलब जो है इसका मतलब ये हो जाएगा कि वंचित वर्गों को क्रेडिट सहायता देने के लिए जो है एक पोर्टल का लॉन्च किया, इसका नाम क्या जाएगा? पीएम सूरज पोर्टल जो है इसको लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा रणजी ट्रॉफी 2024 का विजेता कौन सी? मुंबई जीती है। किसको हरा के? विदर्भ को हरा के जीती है। और पहले सिलेक्शन जो होता था ना किसी भी क्रिकेट जगत में प्लेइंग 11 के लिए, तो वो रणजी ट्रॉफी के आधार पे ही किया जाता था। लेकिन अब जो है कुछ इस कलर से जो खेल जगत में बदलाव आया है, वो लोग रणजी ट्रॉफी को भूल के अब जो आईपीएल को रुख कर दिए हैं और उसका सिलेक्शन जो आईपीएल के माध्यम से किया जाता है। और अब जो है अभी आपको 1 जून से जो है आपको स्टार्ट हो चुका है, मतलब ये T20 स्टार्ट हो चुका है। और आज ही जो है आपको 7वें चरण का लोकसभा का चुनाव जो है वो संपूर्ण रूप से खत्म हो गया है। और ये सूचना में ये भी आया कि पश्चिम बंगाल में कुछ लोग उपद्रवी ऐसे भी थे जो ईवीएम को पानी में फेंकने का भी काम किए हैं। अगला क्वेश्चन दीजिएगा जो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय स्टील सम्मेलन 2024 कहाँ हुआ है? ये रांची में हुआ है। झारखंड की राजधानी रांची में हुआ है। बहुत अच्छा जवाब। तो ये डेली करंट अफेयर का सीरीज जो था ये खत्म हो गया है। और एक क्वेश्चन जो है जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको मतलब बता दीजिएगा आप लोग कि हाल ही में जो है WPL जो हुआ है इस 2024 का खिताब कौन जीता है? आरसीबी जीता है। किसको हरा के जीता है? दिल्ली कैपिटल को हरा के जो आरसीबी जो है अभी जो है इसको जीत चुका है। मतलब जो डेली करंट अफेयर का सीरीज था उसको खत्म कर दिया गया है। अब जो होमवर्क की ओर रुख करते हैं और होमवर्क के माध्यम से जो दिया गया था उसको स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग को अगर जवाब पता हुआ तो कमेंट बॉक्स में उसको बताने का प्रयास कीजिएगा। और वीडियो सिर्फ अगर देख रहे हैं और अभी तक शेयर नहीं किए हैं तो वीडियो को शेयर कर दीजिए। और जो लोग इसको बाद में रिकॉर्डेड रूप में देखेंगे तो उस समय भी आप उसको लाइक करने का प्रयास किया कीजिएगा। बाकी जो लोग इसको लाइव देख रहे हैं वो तो लाइक कर ही दीजिए। आगे बताइएगा, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि भारत छोड़ो आंदोलन को कांग्रेस कमेटी ने बॉम्बे क्षेत्र में कब इसको लॉन्च किया था? 8 अगस्त 1942 को जो इसको लॉन्च किया था। ठीक है ना, मतलब ये 7 को प्रस्ताव पारित किया गया था, 8 इस पे बहस हुआ था और 9 अगस्त को तो इसको पूर्ण रूप से लागू कर दिया था। देखिए बीपीएससी शिक्षक भर्ती की बात कीजिएगा तो उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था कि क्या हो जाएगा, भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व जो है वह किनके द्वारा किया गया था? ठीक है ना। और उसका ऑप्शन हो जाएगा आपको जवाहरलाल नेहरू, भगत सिंह, महात्मा गांधी और इनमें से कोई नहीं। हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि 9 अगस्त को क्या हुआ था, को पकड़ के ऑपरेशन जीरो आवर के तहत जो जेल में ले गया था। इसलिए वहाँ जो है जो भी लोग थे इसलिए जनताओं के द्वारा जो है भारत छोड़ो आंदोलन पर जो है वो प्रकाश डाला गया था। आगे बताइएगा, कंबोडिया में अंकोर वाट मंदिर जो है वह किसको समर्पित है? भगवान विष्णु को समर्पित हो जाएगा। आगे बताइएगा कि बिहू त्योहार कहाँ मनाया जाता है? असम में। और बिहू कहाँ मनाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश में बिहू कहाँ मनाया जाता है? और जल्दी बिहू कहाँ मनाया जाता है? जल्दी बिहू भी असम में, कट्टी बिहू भी असम में, भोगाली बिहू भी असम में ही मनाया जाता है। सिर्फ बिहू कहू लग जाएगा तो कौन हो जाएगा? वो अरुणाचल प्रदेश में जाएगा। और वैसे बिहू 3 प्रकार का होता है, भोगाली बिहू, रगाली बिहू और बिहू जो है ये तीनों बिहू जो है असम में मनाया जाता है। कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन बताइएगा, सुंदरवन नेशनल पार्क जो है, सुंदरवन नेशनल पार्क में मुख्य रूप में कौन सा वन पाया जाता है? मैंग्रोव वन जो है वो पाया जाता है। सब क्या बात कर रहे हैं, आगे आ जाइए। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि गौतम बुद्ध का जन्म स्थान क्या हो जाएगा? नेपाल। गौतम बुद्ध का वो जन्म स्थल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, जो किसके शासनकाल को भारत का स्वर्ण युग माना जाता है? भारत का स्वर्ण युग जो है यह माना जाता है। आज हमने सेट में गुप्त काल में टिक मारा था तो उसको आंसर में इनमें से कोई नहीं ले लिया है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि मैकमोहन लाइन जो है किस देश में? भारत और चीन के बीच है। और इसको कब मतलब 1914 को लिया गया था। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा, जो भारत के संविधान के दार्शनिक तत्व किस पर आधारित है? ये
ये नेहरू के 1947 के उद्देश्य संकल्प पर जो है ये आधारित हो जाएंगे। आगे बताइएगा कि मेहरगढ़ जो है, मेहरगढ़ ये पूरा स्थल जो है किस नदी के तट पर स्थित है? ये बोलन नदी के तट पर जो है वो स्थित हो जाएगा। आगे बताइएगा कि अगला क्वेश्चन हो जाएगा, किसने सीखने का आउटक्रम सिद्धांत दिया था? ये थॉर्नडाइक दिया था। सीखने का नियम जो वो किसके द्वारा दिया गया था? थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया था। और ये क्वेश्चन आपको सिटी मैनेजर बीएसएससी का एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा हुआ है, ठीक है ना। आगे बताइएगा कि धातु जो है, धातु बिजली के अच्छे चालक क्यों होते हैं? जो है मुक्त, जिसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन बताइएगा, किस हिंदुस्तानी को फिल्म गांधी में पोशाक डिजाइन के लिए जो है ऑस्कर पुरस्कार दिया गया था। और अभी हाल ही में फिल्म गांधी को लेकर जो है काफी चर्चित, हमारे मुख्य प्रधानमंत्री मोदी जो है वो सोशल मीडिया पे काफी चर्चित है गांधी फिल्म को लेके। आगे बताइएगा, जो चौर पंचाशिका क्रम के चित्र किस चित्रकला से संबंधित है? राजस्थानी चित्रकला से संबंधित हो जाएंगे। आगे बताइएगा कि साक्षात्कार का प्रथम प्रयोग कहाँ किया गया? ये इंग्लैंड में किया गया। बहुत अच्छा जवाब। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी, नेपाल में हुआ था। बहुत अच्छा जवाब। एक क्वेश्चन बताइएगा कि ऑप्टिकल फाइबर जो है इसका खोज कौन किए थे? हरिंदर कपानी किए थे। और यह जो है किस क्रिया पर काम करता है? परावर्तन पर जो है ये इस ऑप्टिकल फाइबर जो है ये काम किया करता है। बताइए अगला क्वेश्चन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 1909 ईस्वी में यूनाइटेड किंगडम की संसद में किस अधिनियम ने ब्रिटिश भारत के शासन में भारतीयों की भागीदारी की समिति वृद्धि लाई थी? मार्ले मिंटो आया था 1909। हमने आपको ये बताया हुआ था कि मुस्लिम लीग का जो गठन हुआ था 1906 में गठन हुआ था ढाका में। उसके बाद 7 में जो ये कराची में इसका संविधान बना था। 8 में जो है ये आपको अमृतसर में, जो पंजाब के अमृतसर में ही जो है ये किया गया था। इसको पृथक निर्वाचक मंडल का निर्माण किया गया था। और इसी निर्वाचक मंडल को 9 में मार्ले मिंटो एक्ट से जो है पृथक निर्वाचन की मांग की गई थी, जो कि यूके के ब्रिटेन में इसको जो मांग करने किया गया था। और मांग करने को एक्सेप्ट कौन किए थे? मार्ले मिंटो द्वितीय द्वारा इसको स्वीकार किया गया था, इसलिए इस एक्ट का नाम पड़ गया। उस समय भारत के सचिव थे मार्ले और वायसराय को मिंटो, इसलिए उसका नाम पड़ गया मार्ले और मिंटो, ठीक है ना। ये कब आया था? 1909 में आया था। बहुत अच्छा जवाब। आगे बताइएगा, राज्यसभा का पदेन पदाधिकारी कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। बहुत अच्छा जवाब। बताइएगा अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि एंटीबॉडी जो है वो कहाँ पाई जाती है? लिम्फोसाइट में जो एंटीबॉडी पाई जाती है। बहुत अच्छा जवाब। बताइएगा, वत्स महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? पूछे वत्स महाजनपद की राजधानी कहाँ है? कौशाम्बी जो है वो हो जाएगी। अगला क्वेश्चन बताइएगा, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि प्रसिद्ध पुस्तक कैपिटल इन द 21st सेंचुरी मतलब कैपिटल इन द 21st सेंचुरी जो है इसके लेखक कौन हो जाएंगे? थॉमस पिकेटी जो है इसके जो है लेखक हो जाएंगे। आगे बताइएगा, क्वेश्चन हो जाएगा कि 9वीं पंचवर्षीय योजना में चलाया गया सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य क्या था? प्राथमिक शिक्षा का भौमिकरण, यानी प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण जो है ये 9वीं पंचवर्षीय योजना में चलाया गया था। कोई दिक्कत? देखिए पंचवर्षीय योजना जो है ये कितने बार आया है? अभी तक 12 बार वो आ चुका है, ठीक है ना। ठीक है, 17 में इसको लास्ट कर दिया गया था। बताइए किसने सत्ता को आदेश देने का अधिकार और अनुपालन करवाने की शक्ति के रूप में परिभाषित किया है? हेनरी फेयोल हो जाएंगे। मेरा क्वेश्चन हो जाएगा कि कौन सी प्रथम महिला वकील है जो सीधे वकील संघ से सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश बनी थी? इंदु मल्होत्रा। देखिए ये अभी आप इंदु मल्होत्रा की चर्चा कर रहे हैं और हमारे ही बैच के ये हमारे वकील साहब बैठे हैं पॉलिथी मार के, इनका भी नाम कुछ दिनों में आने वाला है कि सीधे यहाँ से स्वर्ग सिधार गए। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि वैदिक काल में योग दर्शन को प्रोत्साहन देने वाला कौन सा हो जाएंगे? वो पतंजलि हो जाएंगे। और योग गुरु के नाम से रामदेव बाबा जो कि पतंजलि के फाउंडर थे, जिनको अभी जो है सुप्रीम कोर्ट जो है उसको लंबा खींच रहा है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा, जो मानव प्रजनन में निषेचन आरंभ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला पदार्थ फर्टिलाइजर जो ये कहाँ स्रावन होता है? ये अंडाशय होता है और ये अंडाणु स्रावित होता है उसमें, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि लोकटक झील जो है वो कहाँ से हो जाएगा? तैरता हुआ ये झील है। बहुत अच्छा जवाब बचेगा। सूचना का अधिकार जो है भारत में किस एक को छोड़कर सभी राज्यों में लागू था? जम्मू कश्मीर को छोड़कर जो है सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में जो है वो लागू कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि 19वीं शताब्दी का एक महान समाज सुधारक ईश्वरचंद्र विद्यासागर जो है किस कार्य के लिए संघर्ष किए थे? विधवा जो है ये कब किए थे? 1856 में। विधवा विवाह खत्म कर दिया गया था
1856 उसमें वायसराय कौन हो जाएंगे? कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग के जो है सहयोग से इसको खत्म कर दिए थे। अगला क्वेश्चन रहेगा कि धोने के सोडा को रासायनिक रूप में किस नाम से जाना जाता है? कार्बोनेट। धोने वाला सोडा हो जाएगा और खाने वाला हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट हो जाएगा। ठीक है, था जवाब। अगला क्वेश्चन रहिएगा कि अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन हो जाएगा कि कपास के पौधे में बीटी अविश को एक जीन के द्वारा कूटित किया गया है, उस कूट को क्या कहेंगे? उसको कराई कहेंगे, कराई। देखिए क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, यह बीएसएससी का जो है उत्पाद रसायन परीक्षा में पूछा हुआ है, इसलिए कूट और पादों की चर्चा जो है इस क्वेश्चन में किया गया था। अब जो है ये बीएसएससी और बीपीएससी का पूछा हुआ सारा एग्जाम था, ये पूछा हुआ सारा क्वेश्चन था, इसको खत्म कर दिया गया मतलब होमवर्क के माध्यम से। बाकी अब जो रेलवे सामान्य विज्ञान जो चलता है अभी एसपीडी बुक के माध्यम से, उसको भी स्टार्ट कर रहे हैं। आप लोग बताने का प्रयास क्या कीजिएगा, बताइएगा कुछ। आज जो है भारत के प्रमुख महत्वपूर्ण अनुसंधान और संस्थानों की चर्चा जो अभी किया जाएगा, तो बताइएगा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन ये कहाँ स्थित है? लखनऊ में स्थित हो जाएगा, ये चिकित्सा संबंधित हो जाएगा। बताइएगा मलेरिया रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? दिल्ली में स्थित हो जाएगा, बहुत अच्छा जवाब। बताइएगा नेशनल इंस्टीट्यूट ये कहाँ स्थित है? ये लखनऊ में स्थित है। बताइएगा इसरो सैटेलाइट सेंटर कहाँ स्थित है? बेंगलुरु में हो जाएगा। बताइएगा विक्रम साराभाई कहाँ स्थित है? तिरुवनंतपुरम केरल में हो जाएगा, ठीक है ना। बताइएगा अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि सतीश धवन कहाँ स्थित है? बताइएगा अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि क्या कहते हैं इनसेट मास्टर रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, मतलब इसरो, ये देखिए अलग है, ये वो इसरो अलग है और ये इसरो अलग है। इनसेट मास्टर रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ये कहाँ स्थित है? ये आपको थुम्बा में है, थुम्बा पड़ता है, केरल में नहीं पड़ता है। आगे बताइए सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी सीएटी ये कहाँ पड़ता है? ये इंदौर में पड़ता है, इंदौर में पड़ता है। कृषि वाला बताइए गन्ना प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है? कोयम्बटूर हो जाएगा। केंद्रीय भारतीय हो जाएगा तो वो कहाँ हो जाएगा? लखनऊ हो जाएगा। बताइए केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ये राजस्थान के जोधपुर में हो जाएगा। बताइएगा केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान ये कटक हो जाएगा उड़ीसा में। बताइएगा केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ में हो जाएगा। बताइएगा अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट हो जाएगा हरियाणा में हो जाएगा। बताइएगा कि सेंट्रल टोबैको मतलब खैनी वाला कहाँ हो जाएगा? राजमुंद्री कहाँ पड़ता है? ये आंध्र प्रदेश। राजमुंद्री कहाँ पड़ता है? आंध्र प्रदेश में हो जाएगा। आगे बताइएगा कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च ये कहाँ पड़ता है? बेंगलुरु में पड़ता है। बहुत अच्छा जवाब। बताइएगा बार्क जो है, बार्क ये कहाँ पड़ता है? इसका मुख्यालय मुंबई में हो जाएगा, महाराष्ट्र मुंबई में हो जाएगा। बताइएगा कि साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स ये कहाँ पड़ता है? ये कोलकाता में पड़ता है, साहा वाला कलकत्ता में। देखा वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? देहरादून हो जाएगा। बताइएगा सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ये कहाँ पड़ता है? रुड़की में पड़ता है। बताइएगा वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट ये कहाँ पड़ता है? इज्जतनगर उत्तर प्रदेश इज्जतनगर में पड़ता है। और वहाँ ही हमारे एक प्रिय मित्र है, उनका हाल ही में ग्रुप डी में पोस्टिंग हुआ है, इज्जत नगर में ही हुआ है, ठीक है ना। आगे बताइएगा क्वेश्चन देगा, ठीक है सर, सबका अपना अपना चॉइस होता है, ठीक है ना, सबके हालात एक जैसे ही नहीं होते हैं। आगे बताइएगा कि सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है? न्यू मिसमैटिक, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि ध्वनि विज्ञान का अध्ययन क्या कहलाता है? एकॉस्टिक्स कहलाता है, ठीक है ना, एकॉस्टिक कहलाता है। बताइएगा रेशम उत्पादन क्या कहलाता है? अध्ययन की बात करते हैं, शाखा कौन सा हो जाएगा? आगे बताइएगा कि वंशानुगत गुण का अध्ययन क्या किस शाखा में होता है? जेनेटिक्स में होता है, ठीक है ना। बताइए धातु विज्ञान मेटालॉजी होता है, मेटालॉजी में। देखिए कान का अध्ययन किसमें होता है? ऑटोलॉजी में। कान का अध्ययन मच्छर तो मारा पड़ेगा। देखिए मृदा का अध्ययन क्या होता है? किसमें होता है? पेडोलॉजी होता है। और मृदा दिवस कब मनाया जाता है? 5 दिसंबर को मनाया जाता है। आगे बताइए केचुआ पालन किसमें होता है? हॉर्टिकल्चर हो जाएगा। प्रकाश का अध्ययन किसमें होता है? ऑटोलॉजी में। देखिए अगला ये तो कुछ नहीं है। अब देखिए कानों का अध्ययन किसमें होता है? ऑटोलॉजी में। और गैसों का अध्ययन गैस्ट्रोलॉजी, न्यूमैटिक्स, सुनिए न्यूमैटिक्स जो है गैस वाला, और न्यू मिसमैटिक्स हो जाएगा तो वाला हो जाएगा, ठीक है ना। बताएगा कि मधुमक्खी पालन एपीकल्चर हो जाएगा। पुष्प और फलों का अध्ययन हॉर्टिकल्चर, लॉजी अलग है, खेती वाला हो जाएगा, और जो है ना वो कल्चर हो जाएगा। जी सर, इसी में आएगा। बताइएगा जीवों के प्रजातीय गुण का अध्ययन ये इथोलॉजी में हो जाएगा। बताइएगा कि गुर्दा का अध्ययन नेफ्रोलॉजी में गुर्दा का जो है अध्ययन किया जाता है। आप बताइएगा अगला क्वेश्चन हो जाएगा जो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ इसका? ये तिरुवनंतपुरम में हो जाएगा, ठीक है ना। और इसके अध्यक्ष कौन है? अभी
उन्नी कृष्ण नायर, ठीक है ना। कवक का अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोलॉजी। और इसका स्पेलिंग बताइएगा। फंसेगा फाइकोलॉजी में ना, आप याद हो गया। तो सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है? न्यूमिस्मेटिक्स हो जाएगा। सेलुलर और मोलिकुल जीवों का केंद्र कहाँ स्थित है? ये हैदराबाद में हो जाएगा। बहुत अच्छा जवाब बताइए। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन कौन दिए थे? तो स्लाइड नंबर खोज करने वाले देंगे तो रॉबर्ट हो जाएंगे। बताइए कीटों से संबंधित विज्ञान किसका कहलाता है? एंटोमोलॉजी कहलाएगा। आगे बताइएगा कि सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी CAT कहाँ स्थित है? ये इंदौर में स्थित है। बताइएगा कि अंगूरों के उत्पादन संबंधित कल्चर हो जाएगा। आगे बताइएगा कि कोशिका के अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। और चंद्रमा का अध्ययन सिस्मोलॉजी हो जाएगा। ठीक है ना। आगे हो जाएगा भूकंपों का अध्ययन सिस्मोलॉजी हो जाएगा। सिस्मोलॉजी वो कहलाता है उदाहरण के ग्राफ में। बताएगा ट्रेडमिल टेस्ट जो है कौन सी चीज के साथ संबंधित है? हृदय से। मतलब ट्रेडमिल टेस्ट जो है वो हृदय से संबंधित हो जाएगा। आगे बताइएगा कि स्वप्नों का अध्ययन क्या होगा? वो ऑनिरोलॉजी। स्वप्नों का अध्ययन क्या हो जाएगा? ऑनिरोलॉजी हो जाएगा। नहीं सर, वो सपना वो नींद का हो जाएगा। ठीक है ना, हम सही बोले। सपनों का अध्ययन जो है ना वो आपको ऑनिरोलॉजी हो जाएगा, और नींदों का अध्ययन जो है ना वो हिप्नोलॉजी हो जाती है। बताइए अगला क्वेश्चन बताइएगा कि ऑस्टियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? ऑस्टियो का अध्ययन किया जाता है। बताइए कीटों का अध्ययन क्या होता है? एंटोमोलॉजी में कीटों का अध्ययन जो है वो किया जाता है। कोई दिक्कत सुधीर बाबू? अगला क्वेश्चन आप ही से सुधीर जी बताइएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो कि आप ही के साइज को देख के लाया गया है। क्वेश्चन इस प्रकार से बताइएगा कि पुनर्जागरण काल में जो है चित्रकला का जनक किसे माना जाता था? अब जो है आपको लुसेंट का जो है ये वर्ल्ड हिस्ट्री जो है ये स्टार्ट हो रहा है, इसको बताने का प्रयास कीजिएगा। बताइएगा क्वेश्चन हो जाएगा, सुन लीजिए कि पुनर्जागरण काल में सर्वश्रेष्ठ निबंधकार इंग्लैंड का कौन बना था? फ्रांसिस बेकन। फ्रांसिस बेकन जो है ये बने थे। आगे बताइएगा क्वेश्चन हो जाएगा कि इंग्लैंड के लेखक कौन थे जो अपने पुस्तक यूटोपिया में आदर्श समाज का चित्र प्रस्तुत किए थे? टॉमस मूर जो है इसमें जो है यूटोपिया के आदर्श समाजों का चित्र जो है वो वर्णन किए थे। आगे बताइएगा कि शेक्सपियर की जो कौन सी शेक्सपियर जो इसकी अमर कीर्ति क्या हो जाएगी? रोमियो एंड जूलियट। सकते हैं वे विलियम शेक्सपियर की जो है कृति है रोमियो एंड जूलियट। आगे बताइए इंग्लैंड के राजा कौन थे जिनको जो आधुनिक प्रयोगात्मक विज्ञान का जन्मदाता माना जाता है? रोजर बेकन को माना जाता है। आगे बताइएगा कि जर्मनी के प्रसिद्ध वैज्ञानिक केपला या फिर केपलर जो थे यह किसकी सहायता से बताए थे कि ग्रह जो है सूर्य के चारों ओर घूमते हैं? गणित की सहायता से बताए थे। ठीक है ना, ये केपलर बताए थे। और ये कब बताए थे? 1571 इनका जन्म हुआ था और ये 1630 में जाके इनका मृत्यु हो गया था। आगे बताइए 1620 में। आगे बताइए कि न्यूटन जो है न्यूटन यह किस नियम का पता लगाए थे? गुरुत्वाकर्षण का नियम का पता जो है वो लगाए थे। बताइएगा ठीक है। बताइएगा धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत जो 21वीं सदी में हुई थी? 16वीं सदी में हुआ था। आगे बताइएगा अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि अमेरिका की खोज जो है कौन किए थे? ठीक है ना। आगे बताइएगा कि प्रशांत महासागर का नामकरण कहाँ के निवासी मैगलन किए थे? ये स्पेन के निवासी थे। मैगलन कहाँ के निवासी थे? स्पेन के निवासी थे। वो क्या किए थे? इसका नाम दिए थे प्रशांत महासागर का जो है वो नामकरण। प्रशांत महासागर का नामकरण कौन दिए थे? मैगलन के द्वारा दिया गया था। और मैगलन कहाँ के निवासी थे? स्पेन के निवासी थे। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा जो ठीक है समुद्री मार्ग से संपूर्ण विश्व का चक्कर लगाने वाला प्रथम व्यक्ति मैगलन जो है समुद्री मार्ग से जो चक्कर लगाने वाले वो हो जाएंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा सर कुछ बोल देंगे? बोले आ रहे हैं। तकिया भींग रहे हैं खारे पानी से। सुन लीजिएगा कुछ अच्छा बात सुन लिख के लाए आपके लिए कि तकिया भींग रहा है खारे पानी से, किरदार जब से अलग हुआ है कहानी से। सुनिएगा, प्रयास कीजिएगा सुनने का कि तकिया भींग रहा है खारे पानी से और किरदार जब से अलग हुआ है कहानी से। यहाँ हम किसी और लड़की से नजरें नहीं मिला पा रहे हैं और वहाँ किसी और से वो लहंगा मिला रही है किसी और की शेरवानी से। अगला क्वेश्चन बताइएगा, ये सिर्फ आप ही के लिए था, आप बहुत गम में रहा करते हैं। अगला क्वेश्चन बताइएगा जो अब अमेरिका की स्वतंत्रता संग्राम से वो चर्चा करते हैं। बताइएगा जो अमेरिका को स्वतंत्रता कब मिली थी? 4 जुलाई 1776 को जो अमेरिका को स्वतंत्रता जो है मिली थी। बहुत अच्छा जवाब। अगला क्वेश्चन बताइएगा जो अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम में जो है किसके नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना ने इंग्लैंड के विरुद्ध भाग लिया था?
ये लाफाइते से नेतृत्व में जो है ये अमेरिकी सेना जो है स्वतंत्र हुआ था। आगे बताइए अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि सप्तवर्षीय युद्ध जो है ये किसके बीच हुआ था? इंग्लैंड और फ्रांस के बीच जो है सप्तवर्षीय युद्ध जो है वो हुआ था। और ये कब से कब तक हुआ था? 1756 से लेके 7 साल का युद्ध है। 7 साल उसमें ऐड कर दिए, 56 से लेके 1763 तक जो है ये युद्ध हो जो युद्ध था वो हुआ था। अगला क्वेश्चन बताइए इंग्लैंड और फ्रांस के बीच हुआ था। बहुत अच्छा जवाब। आगे बताइए अगला क्वेश्चन हो जाएगा जो 1776 में टॉमस पेन की लघु पत्रिका कौन सी प्रकाशित हुई थी? ये हो जाएगा कॉमन सेंस। ये कॉमन सेंस जो प्रकाशित हुई थी 1776 में हुई थी और ये प्रकाशित करने वाले कौन थे? टॉमस पेन। और पत्रिका का नाम क्या हो जाएगा? कॉमन सेंस। कॉमन सेंस समझ रहे हैं ना? आगे बताइएगा क्वेश्चन हो जाएगा कि टॉमस पेन की और रचना भी थी जिसमें आ जाएगा आपको राइट्स ऑफ मैन, मतलब आदमी का क्या अधिकार है वो उसका अधिकार हो जाएगा। ये बात उसकी चर्चा किए थे। अगला क्वेश्चन बताएगा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का नायक जो है वो कौन थे? जॉर्ज वाशिंगटन। जॉर्ज वाशिंगटन जो है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के नायक हो जाएंगे, जो बाद में चल के अमेरिका के क्या बने? प्रथम राष्ट्रपति बने। और उन्हीं के नाम पे सम्मान में जो है राजधानी का नाम भी दिया गया वाशिंगटन डीसी दिया गया। आगे बताइएगा डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया उसका अर्थ हो जाएगा डीसी का। आगे बताएगा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालीकरण क्या हो जाएगा? बोस्टन टी पार्टी। और ये कब स्टार्ट हुई थी? 1773 में हुई थी। और इसी घटना के कारण जो अमेरिका में स्वतंत्रता संग्राम भी ऐड हुआ था, मतलब चालू हुआ था। और इसी घटना का नायक कौन हो जाएंगे? सैमुअल एडम्स। सैमुअल एडम्स जो है ये 1773 के बोस्टन टी पार्टी के प्रथम नायक बने थे। सैमुअल एडम्स बने थे। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि 18 अप्रैल 1775 को ब्रिटिश सेना तथा उपनिवेशियों के बीच जो है यह संघर्ष जो हुआ था, यह संघर्ष का नाम क्या हो जाएगा? लैंगस्टन का संघर्ष। लैंगस्टन का संघर्ष जो ये पहली बार हुआ था 1775 में हुआ था। आगे बताइएगा प्रजातंत्र की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? अमेरिका में। ये अमेरिका में हुई थी। प्रजातंत्र की सबसे पहली स्थापना हुई थी और इसे ही आधुनिक गणतंत्र की जननी भी जो है ये कहा गया है। बहुत अच्छा जवाब। अगला क्वेश्चन बताइएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? ये भी आपको अमेरिका में ही हुई। सबसे पहले धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना जो है वो अमेरिका में ही हुई थी। अगला क्वेश्चन बताइएगा अभी जो है मॉन्टेस्क्यू को जो है किसका पृथक्करण सिद्धांत को मान्यता मिली है? शक्ति का। मॉन्टेस्क्यू को शक्ति का पृथक्करण का जो वो सिद्धांत दिया गया है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि प्रजातंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा है। यह बात कौन बोले थे? अब्राहम लिंकन के द्वारा जो यह बोला गया था। और अब्राहम लिंकन जो 1863 में किसका उन्मूलन किए थे? दास प्रथा का उन्मूलन कब किए थे? 1863 में अब्राहम लिंकन जो दास प्रथा का उन्मूलन किए। समझ रहे ना? अगला क्वेश्चन बताइएगा कि अमेरिकी गृह युद्ध की समाप्ति जो है ये कब हो गई थी? 1865 में हो गई थी। और अमेरिका में फिलोसफिकल सोसाइटी की स्थापना कौन किए थे? बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन जो है थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना अमेरिका में ये किए थे। अब जो है ये आपको ये वर्ल्ड हिस्ट्री जो दिया गया था वो खत्म हो गया है। अब जो है आपको ये स्टार्ट हो रहा है वर्ल्ड ज्योग्राफी। ये आपको हाँ वही वर्ल्ड ज्योग्राफी अभी स्टार्ट हो रहा है। सुनने का प्रयास कीजिएगा, अगर नहीं जानते हैं तो समझने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि सुना के से जो बात याद हो जाती है वो ऐसे पढ़ने से आपको जल्दी याद होने का संभावना नहीं रहता है। इसको सुनिएगा, अगर आप लोग होमवर्क पढ़ के आएंगे तो तुरंत ही याद हो गया। अगर नहीं पढ़ के आएंगे तो इसको फिर से पढ़ लीजिएगा और उसके बाद वीडियो को देखिएगा, ज़्यादा समय तक आपको याद होने की संभावना है। आगे बताइएगा क्वेश्चन हो जाएगा जो कौन सा ऐसा हवा है जो गिनी के तट पर डॉक्टरी हवा कहलाता है? या बहुत सा हार्मटन का हवा जो है आपको गिनी के तट पर जो है डॉक्टरी हवा जो है वो कहलाता है। बहुत अच्छा जवाब। आगे बताइएगा जो अरब रेगिस्तान में बहने वाली गर्म और शुष्क हवा क्या कहते हैं? सिमूम। सिमूम जो है अरब हवा में जो है अरब रेगिस्तान में बहने वाली गर्म और शुष्क हवा कहलाती है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि कौन सी हवा है जो जावा इंडोनेशिया में बहने वाली गर्म हवा है? हवा का नाम बताना है। ये आपको एक कोयम बैंग है। कोयम बैंग हो जाएगा। आगे बताइएगा कि गर्म स्थान से संबंधित कुछ चर्चित स्थान है वो बताइएगा कि उत्तरी भारत में चलने वाले गर्म हवा क्या कहते हैं? लू कहते हैं। ठीक है। और ईरान में जो है गर्म हवा क्या कहते हैं? सामून। ईरान में गर्म हवा क्या कहते हैं? शामून कहा जाता है। और मध्य यूरोप में क्या कहते हैं? ट्रेमरोडेन। ट्रेमरोडेन जो है इसको गर्म मध्य यूरोप में कहते हैं। और आपको फ्रांस में तो क्या कहते हैं? अयाला। अयाला जो इसको फ्रांस में कहा जाता है। और सैलोनो कहा गया है जिसको दक्षिणी पूर्वी स्पेन में जिसको सैलेनो कहा जाता है। बहुत अच्छा जवाब। अगला क्वेश्चन बताइएगा जब दो भिन्न प्रकार की वायु राशि मिलती है और उनके बीच के मध्य सीमा क्षेत्र बनती है, उस सीमा क्षेत्र क्या कहते हैं? वताग्रा कहते हैं। उसको वताग्रा जो है यह कहा जाता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा जो हिंद महासागर में आने वाले तूफानों क्या कहते हैं?
चक्रवात कहते हैं। हिंद महासागर में तूफान को क्या कहते हैं? चक्रवात कहा जाता है। और अटलांटिक महासागर में क्या कहते हैं इसको? अटलांटिक महासागर में इसको हरिकेन कहा जाता है। मतलब हिंद महासागर में चक्रवात, अटलांटिक महासागर में हरिकेन, और पश्चिमी प्रशांत और दक्षिणी सागर में इसको जो टाइफून के नाम से जो है ये जाना जाता है। समझ रहे ना? वही हुआ। आगे बताइएगा, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में इसको किस नाम जानते हैं? बिली बिली। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में क्या कहते हैं? बिली बिली के नाम से जो इसको जाना जाता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि वह स्थान जहां से उष्णकटिबंधीय चक्रवात तट को पार करके जो है जमीन पर पहुंचते हैं, उससे कौन सा चक्रवात कहते हैं? उसे चक्रवातों का लैंडफॉल कहा जाता है। उसे चक्रवातों का लैंडफॉल कहा जाता है। देखिए इसको जब तक पढ़िएगा नहीं खुद से समझ में ऐसे दैया जो है आपको आने वालों में से जो है वो नहीं हो जाएगा। हाँ, हरमट्टन को देखिए, कुछ ऐसा टॉपिक होता है ना जो आपको जल्दी याद हो जाएगा, और कुछ इसमें नाम ही ऐसा ऐसा दिया हुआ है ना जो आपको नहीं याद होगा। उसको आप अपने हिसाब से पढ़िएगा और उसको अपने दिमाग में यूं सेट कीजिएगा, तभी उसको याद होने वाला है। बाकी अगर आप शेरो शायरी का अंदाजा रखते तो हम हमारी तरफ रुख कर सकते हैं। आगे बताएगा क्वेश्चन है कि भारत का संचित निधि जो है यह किस अनुच्छेद में वर्णन है? 1 में जो है संचित निधि का यह जो है वर्णन किया गया है। देखिए बताइएगा, अगला क्वेश्चन है, जो संचित निधि से कोई भी धनराशि जो निकाले जाने के बाद जो है यह विनियोग के द्वारा व्यय की जाएगी, इसका वर्णन किस अनुच्छेद में है? 114 के 3 में इसका जो है वर्णन किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा कि चुनावी वर्ष में लोकसभा के विघटन से पहले, जो कि हाल ही में हुआ है, खत्म हो गया। बताइएगा, सुनिए क्वेश्चन, चुनावी वर्ष में लोकसभा के विघटन से पहले नई सरकार के गठन होने तक, पुरानी लोकसभा के विघटन से पहले और नई लोकसभा के गठन से पहले या जो है वित्तीय वर्ष में भाग के लिए एक व्यय की व्यवस्था की जाती है, उस बजट को क्या कहते हैं? अंतरिम बजट। और हाल ही में अंतरिम बजट जो है आपको लोकसभा में निर्मला सीतारमण जो है वो पास की था ना, 5वीं बार वो पास की, लगातार छठी बार वो अंतरिम बजट जो है वो 6ठी बार पेश कर चुकी है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, अगला क्वेश्चन बताइएगा कि भारत की संचित निधि जो है इसमें किस किस का वेतन मिलता है? बताइएगा। देखिए बताइएगा, वहाँ राष्ट्रपति का वेतन कहाँ से मिलता है? संचित निधि से ही मिलता है। देखिएगा, भारत के सीएजी को वेतन कहाँ से मिलता है? संचित निधि से मिलता है। कोई अन्य व्यय जो संविधान या संसद के द्वारा निधि प्राप्त करके भारत घोषित किया तो उसका वेतन कहाँ से मिलता है? संचित निधि से ही मिलता है। राज्यसभा का राष्ट्रपति सभापति को भी संचित निधि से मिलता है। उसके बाद ऐसा ऋण जो भारत सरकार के ऊपर डिपेंडेंट है, मतलब जो भी ऋण है उसको भी वो कहाँ से देगा? संचित निधि से भी देगा। मतलब बाकी जो भी ऋण है वो कौन देगा? संचित निधि से ही देने वाला है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, अगला क्वेश्चन है कि भारत की आकस्मिक निधि का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? 267 में किया गया है। बताइएगा, इसमें कुछ ऐसा क्वेश्चन को बताइएगा कि भारत की आकस्मिक निधि जो है यह अधिनियम कब आया था? 1950 में। 1950 में अधिनियम आया था। और इसका जो है यह निधि जो है कार्यपालिका के व्ययाधीन जो है इसका होता है। 1950 में जो आया था, इसमें बताया गया था। अगला क्वेश्चन बताएगा, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? 368। भाग जो हो जाएगा ना वो 20 हो जाएगा, और संविधान संशोधन की प्रक्रिया के अनुच्छेद हो जाएगा वो 368 हो जाएगा। ठीक है ना? आगे बताइएगा, संविधान संशोधन जो कितनी विधि द्वारा किया जाता है? 3 विधि द्वारा किया जाता है। पहला हो जाएगा साधारण विधि द्वारा, दूसरा हो जाएगा आपको विशेष बहुमत द्वारा, और तीसरा हो जाएगा संसद के विशेष बहुमत और राज्य विधानमंडलों की स्वीकृति से जो है ये 3 प्रकार से संविधान में संशोधन किया जाता है। मतलब जब ये नए राज्यों का निर्माण जो होगा या किस विधि द्वारा होगा? साधारण। ये अच्छा टॉपिक है, इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। आपसे ये क्वेश्चन पूछा है कि किस विधि में मतलब नए राज्यों का निर्माण जो है किस बहुमत द्वारा होगा, तो वो क्या हो जाएगा? साधारण विधि द्वारा जो होता है, ये साधारण विधि द्वारा जो संशोधन किया जाता है उसमें नए राज्यों का जो वो निर्माण होता है। आगे बताइएगा, किसी राज्य के क्षेत्र में सीमा में परिवर्तन, नाम में परिवर्तन, यह किस संशोधन द्वारा होता है? यह भी साधारण बहुमत विधि द्वारा जो है इसमें जो है वर्णित किया जाता है। आगे बताइएगा, वो भी इसी में होता है। आगे बताइएगा, यदि संसद में प्रत्येक सदन द्वारा कुल सदस्यों का बहुमत तथा उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों का 2/3 मतों से विधेयक पारित हो जाए और राष्ट्रपति का इस पे बिल होके बाद साइन जब मोहर लग जाता है तो उसको कौन सा बहुमत कहते हैं? उसको वो तो कानून बनता है, उसको विशेष बहुमत कहा जाता है। मतलब विशेष बहुमत में जो मतलब साधारण बहुमत में ये सब नहीं होता है, लेकिन इसमें क्या होता है? विशेष बहुमत में राष्ट्रपति खुद इसमें एक्टिव रहती है और उसका हो जाएगा विशेष बहुमत द्वारा जो है इसमें संशोधन किया जाता है। बहुत अच्छा जवाब। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि संसद राज्यों के उच्च न्यायालय संघ और राज्य से विधायी संबंधी जो जिसमें संशोधन किया जाता है यह किस विधि द्वारा किया जाता है? तो ये संसद के विशेष बहुमत और राज्यों के विधानमंडल की स्वीकृति के बाद जो इसमें विधेयक लाया जाता है।
आगे बताइए संविधान सदन विधेयक की प्रक्रिया जो है संविधान एक ही सदन में पेश किया जा सकता है, किसी भी सदन में इसको जो है पहले पेश कर सकते हैं, पहले राज्यसभा में या फिर लोकसभा में पहले पेश कर सकते हैं, लेकिन आपको पेश होगा दोनों से घूम के जाएगा, उसके बाद राष्ट्रपति के पास जाएगा, उसके बाद साइन होगा तो क्या बनेगा, वो एक्ट बन जाएगा, कानून जो है वो बन जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि समस्त न्यायालयों के सामूहिक रूप क्या कहते हैं, न्यायपालिका कहते हैं। समस्त न्यायालयों के सामूहिक रूप क्या कहते हैं, न्यायपालिका कहा जाता है। कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन बताइएगा जो सर्वोच्च न्यायालय का वर्णन किस संसद में किया गया है, 124 में इसका जो है वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन बताइएगा जो सर्वोच्च न्यायालय में जो है कितने न्यायाधीश होते हैं, 33 प्लस 1 यानी 33 को न्यायाधीश होते हैं और एगो जो है क्या होते हैं, मुख्य न्यायाधीश जो है वो इसमें होते हैं। अगला क्वेश्चन बताइएगा इसमें क्या दिया गया था, अब जो ये लुसेंट बुक जो होमवर्क में दिया इसको पूरा करा दिया गया है। अब जो है आपको ये CRT NCERT बेस्ट जो आपको चल रहा है साइंस, उसको स्टार्ट कर रहे हैं। बताइएगा बड़ा अच्छा क्वेश्चन इसमें भी बताइएगा बीजों का निर्माण जो है किसके बाद होता है, निषेचन के बाद। बीजों का निर्माण जो ये निषेचन के बाद होता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा बीज का आवरण जो है वो क्या कहलाता है, बीजावरण कहलाता है, और यह बाहरी आवरण को क्या कहते हैं, टेस्टा। बाहरी आवरण को टेस्टा कहा जाता है और अंदर वाले आवरण को टेगमेंट। बाहरी वाले आवरण को टेस्टा कहा जाता है मोनू बाबू, बाहरी आवरण को टेस्टा कहा जाता है और अंदरी आवरण को टेगमेंट कहा जाता है। ठीक है ना? अगर आपको नहीं आता है तो सुनने का प्रयास कीजिएगा। हम उम्मीद करते हैं कि जितना आप सुन के याद कर सकते हैं उतना बोल के और पढ़ के जो है वो खुद से याद कम होता है, और किसी बातों को सुनने से जो है वो अधिक समय तक याद रहता है। क्योंकि एक कहावत ही है जो मतलब किसी भी ध्वनि की मतलब क्या करते हैं 1/10 समय तक जो है वो हमारे कानों तक जो प्रभाव दिया रहता है। ठीक है ना? आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन हो जाएगा जो यह बीज के अंदर अविकसित पौधा को क्या कहते हैं, भ्रूण कहते हैं। बीज के अंदर जो अविकसित पौधा होता है क्या कहते हैं, भ्रूण कहा जाता है। आगे बताइएगा, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि भ्रूण को पोषण जो है वो कौन देता है, भ्रूण को पोषण कौन देता है, भ्रूणपोष देता है। भ्रूण को पोषण देने का काम कौन करता है, भ्रूणपोष देता है। आगे बताइएगा, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि जिस बीज में भ्रूणपोष उपस्थित होता है उसको क्या कहते हैं, एंडोस्पर्मिक भ्रूण कहते हैं। जिस बीज में भ्रूण उपस्थित होता है उसको एंडोस्पर्मिक भ्रूण कहा जाता है। आगे बताइएगा जिसमें जैसे हो जाएगा कि चावल, गेहूं, मक्का, नारियल, अंडी, इस में क्या होता है, भ्रूण उपस्थित होता है। आगे बताइएगा, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि जिस बीज में भ्रूण यानी एंडोस्पर्म अनुपस्थित होता है उसको नॉन एंडोस्पर्मिक सीड कहा जाता है। जैसे मटर, चना, सेम, इस सब के अंदर भ्रूण जो है वो एंडोस्पर्म जो उपस्थित नहीं होता उसको सॉलिड खा जाते हैं। ठीक है ना जी? आगे बताइएगा बीज पत्र जो है कितने प्रकार के होते हैं, ये 2 प्रकार के होते हैं, एक बीज पत्री और दूसरी बीज पत्री होता है। बताइएगा मक्का जो है कैसी बीज पत्री है, मक्का जो है ये एक बीज पत्री हो जाएगा। और सुन लीजिए देखिए वैसे बीज इसमें एक बीज पत्र होता है वो एक बीज पत्री ही कहलाते हैं, अर्थात इसमें 2 बराबर दलों में इसको जो विभक्त नहीं किया जा सकता है। इसके पत्ते को जो 2 बराबर विभक्त जो ये 2 बराबर दलों में इसको विभक्त नहीं किया जा सकता। जैसे चावल, गेहूं, मक्का, ये सब जो है एक बीज पत्री का उदाहरण हो जाएगा। तो देखा वैसे बीज इसमें 2 बीज पत्री होती है तो क्या कहते हैं, बीज पत्री कहा जाता है, और इसमें इसको जो है 2 बराबर दलों में विभक्त किया जा सकता है। जैसे चना, मटर, सेम, ये सब जो है किस बीज पत्री में आ जाएगा, द्वि बीज पत्री में आ जाएगा। बहुत अच्छा जवाब। बताइएगा मक्का जो है, मक्का एक प्रकार का क्या हो जाएगा, साथ साथ ये फल हो जाएगा। ठीक ना? मक्का जो है ये फल की श्रेणी में आता है, और टमाटर ये फल है, भिंडी भी जो है ये फल की श्रेणी में आता है। आगे बताइएगा, क्वेश्चन हो जाएगा, सुन लीजिए पहले। आगे बताइएगा कि इसमें जो है ना इस ऊपरी भाग में भ्रूणपोष पाया जाता है और इसमें स्टार्च भी होता है। बताइएगा अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि चना जो है किस बीज पत्री का उदाहरण हो जाएगा, चना द्वि बीज पत्री का जो यह उदाहरण होता है, और इसका सिरा जो है कैसा होता है, नुकीला होता है। इसके पत्ते का सिरा कैसा होता है, नुकीला होता है। ठीक ना? आगे बताइएगा क्वेश्चन हो जाएगा कि इसके बीज के आवरण जो है कितने आवरण से ढके रहते हैं, 2 आवरण से जो है ये ढके रहते हैं, और बाहरी आवरण को टेस्टा कहते हैं और अंदरी आवरण को टैगमेन कहते हैं। बाहरी आवरण को टेस्टा कहा जाता है और अंदरी वाले आवरण को टैगमेन कहा जाता है। आगे बताइएगा क्वेश्चन हो जाएगा जो बीजों का अंकुरन जो है ये कितने प्रकार से होता है, ये 3 प्रकार से होता है। ठीक ना? पहला होता है अधोभूमिक अंकुरन, दूसरा होता है ऊपरी भूमिक अंकुरन, और तीसरा होता है विविपैरी। सुन लीजिए, अच्छा है, समझ में आ जाएगा। देखिए इसमें अधोभूमि में क्या होता है कि बीजों का अंकुरण भूमि के अंदर ही हो जाता है। ठीक ना? जैसे में मक्का, गेहूं, चना, ये सब जो है जमीन में रोपिएगा ना, जमीन के अंदर अंकुरित होकर ही बाहर निकलता है। दूसरा हो जाएगा ऊपरी भूमि अंकुरण। इसमें क्या होता है, इसमें जो बीज पत्री जमीन के ऊपर आने के बाद जो है ये अंकुरण होता है।
जैसे चना वना देखिएगा, चना वना को फुला दीजिएगा पानी में दीजिएगा, क्या होता है ये आपको ऐसे ही अंकुर जाएगा। जैसे अंडी, कद्दू, करेला, सेब, ये सब जो है बाहर में ही क्या करता है, अंकुरित करता है। ठीक है, इसको मिट्टी में नहीं दीजिएगा तो भी क्या हो जाएगा, पानी में फुलाने के बाद तो ये अंकुरित जो है वो हो जाता है। और तीसरा हो जाएगा आपको बीबी पेरी। यह विशेष प्रकार का अंकुरण होता है। इसमें क्या होता है कि बीज फल के अंदर ही अंकुरित हो जाता है, मतलब फल के अंदर जो बीज रहता है ना वो अपने आप जो है वो अंकुरित हो जाता है। जैसे नारियल, नींबू देखिए, कभी कभी नारियल क्या होता है, फाड़िएगा उसमें नारियल का जो सोड जो है वो निकल जाता है, मतलब अंदर से अंदर क्या होता है, अंकुरित हो जाता है, उसको बीबी पेरी कहा जाता है। मतलब आप उम्मीद करते हैं कि अंकुरन संबंधी सारा क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अंकुरन 3 प्रकार के होते हैं, अधोमुखी, क्या कहते हैं, अधोभूमिक, दूसरा ऊपरी भूमिक और तीसरा बीबी पेरी। अधोभूमिक में क्या होता है, जो जमीन के अंदर होता है, और ऊपरी भूमिक में क्या होता है, और बीबी पेरी में क्या होता है, जो आपको जमीन क्या कहते हैं फल के अंदर जो है बीज क्या कहते हैं भ्रूण कोश होता है, उसी में क्या होता है, अंकुरित हो जाता है। जैसे क्या जाएगा, नारियल जो है सब क्या होता है, उसके अंदर ही क्या होता है, वो अंकुरित जो है वो हो जाता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, जो फलों और बीजों के द्वारा प्रकीर्णन जो है, यह कितने विधि द्वारा होता है, ये 4 विधि द्वारा होता है। फलों द्वारा जो बीजों का अंकुरण होता है, ये 4 विधि द्वारा अंकुरण समझ गए, 3 को होता है, जमीन के अंदर, जमीन के ऊपर और बीबी पेरी से। और ये कितने विधि से होता है, तो ये 4 विधि से होता है। पहला होता है जल विधि द्वारा, ठीक है ना, अगर जल में हल्का, जल के संपर्क में हल्का सा भी आएगा तो क्या होता है, बीज क्या होता है, अंकुरित हो जाता है। दूसरा हो जाएगा हवा द्वारा क्या होता है, सूर्यमुखी, गेंदा उंदा का फूल जो होता है, देखते हो जितना फूल होता है, अगर हवा अच्छा से बह जाता है तो हवा के माध्यम से क्या होता है, अंकुरित हो जाता है। तीसरा हो जाएगा जंतुओं के द्वारा। इसमें क्या होता है कि जंतुओं के काटा हुआ हुक, बाल, ये सब जो होता है, कांटे वाले जितना भी होते हैं, किसी जंतु के द्वारा जो है वो अंकुरित हो जाता है। मतलब किसी यहाँ जैसे मधुमक्खी यहाँ बैठा, उसका परागकण ले गया और उसके ऊपर निश्चय हो जाता है ना, तो वो जंतु या कीटों के द्वारा जो होता है वो उस माध्यम से हो जाएगा। और एक होता है यांत्रिक विधि द्वारा। इसमें क्या होता है, कुछ फल अचानक और झटके के साथ फटते हैं और जिसके बाद जो है अपने आसपास को अंकुरित कर लेते हैं। जैसे देखिएगा कि जंगल झाड़ जो होता है, जैसे भांग का पौधा, देखिए भांग का पौधा, अगर एगो भांग का पौधा रोप दीजिएगा, अपने आप जन्म जाता है, तो उसके अगल बगल में कितना भांग निकल जाता है, वही बात है। हाँ, वो सब जो है अपने आप जो है वो अंकुरित होते रहते हैं, यानी यांत्रिक विधि से कर सकते हैं। अब आता है परागण। देखिए परागण के बारे में बताना है कि हवा द्वारा जो परागण होता है उसको क्या कहते हैं, वायु परागण, इसको वायु परागण कहते हैं। और कीट द्वारा जो होता है उसको परागण होगा। जल द्वारा जो होगा वो जल परागण, पक्षियों द्वारा होगा तो पक्षी, जैसा जो परागण होगा उसका उसमें नाम दे दिया जाएगा। चमगादड़ द्वारा होगा तो क्या कहेंगे, वो उसको चिरोटोफिलोस कहा जाता है, चिरोटोफिलोस कहा जाता है। अब घोंघा द्वारा परागण होता है उसको मोलाकोफिलस, उसको जो है मोलाकोफिलस जो है वो कहा जाता है। आगे बताइएगा, क्वेश्चन हो जाएगा, जो बताइएगा द्विलिंगी पुष्प में कौन सी परागण होती है, पर परागण, स्वपरागण। द्विलिंगी में क्या होता है, स्वपरागण हो जाता है। देखिए पर परागण में क्या होता है कि जब परागकोश से परागण उसी पौधे या उसी जाति के दूसरे पौधे में जाते हैं, ये उसमें दूसरे पुष्प के पौधे वर्ती काल तक पहुंच पाते हैं, तो क्या होता है, पर परागण होता है। स्वपरागण में क्या होता है, जब परागकोश के परागण उसी फूल के वर्तिता मतलब अपने में अपने कर लिया तो क्या होगा, स्वपरागण। और दूसरे में पहला जाके दूसरा में कर दिया तो क्या हो जाएगा, पर परागण। वो अपने में अपने कर लिया तो स्वपरागण, अपने से दूसरे में कर लिया तो पर परागण हो जाएगा। जैसे कद्दू, करेला, पपीता, तार, सब क्या करता है, पर परागण करता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, जो पर परागण के लिए अनुकूलता कुछ बताना है। उसमें बताइएगा कि वैसे फूल जो हमेशा बंद रहते हैं उसको कौन सा फूल कहते हैं, वैसे फूल जो हमेशा बंद ही रहते हैं उसको कहते हैं सेल्फ पोलिनेशन जो इसको कहा जाता है। जैसे कोमेलिनिया का फूल जो हमेशा क्या रहता है, बंद ही रहता है। आगे बताइएगा कि द्विलिंगी पुष्प में नए जनन भाग में जो और नए मादा जनन भाग में एक ही समय में परिपक्व होते हैं, उसको क्या कहा जाता है, समलिंगी परिपक्वता जो है वो कहा जाता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, जब परागण की प्रक्रिया कीटों द्वारा होती है उसको कौन सा परागण कहा जाता है, जब कीटों द्वारा होता है उसको हिंदी में कीट परागण और इंग्लिश में एंटेमोफिली कहा जाता है। बताएगा जब परागण की क्रिया जल द्वारा होती है उसको क्या कहते हैं, हाइड्रोफिली यानी जल परागण कहा जाता है। देखिए ये सब जो प्रक्रिया है ना, ये पर परागण का उदाहरण हो जाएगा। मतलब अपने से न करके किसी दूसरे माध्यम से करवा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, पर परागण। जैसे वायु परागण हो गया, जल परागण, जंतु परागण, कीट परागण, पक्षी परागण, ये सभी जो है पर परागण के जो उदाहरण जो है ये हो जाएंगे। आगे बताइएगा कि जनन केंद्रक का 2 भागों में बढ़ जाना, यह पहला जो होता है वो किस भागों में बढ़ता है, 2 भागों में बढ़ता है, तो नर और मादा में बढ़ता है। जवाब बताइएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि नर युग्मक और मादा युग्मक के मेल को क्या कहते हैं,
निषेचन। जायगोट का निर्माण उसके बाद होता है, मतलब वो प्रक्रिया होती है उसको क्या कहते हैं निषेचन, और होने के बाद जो होता है युग्मनज का निर्माण उसको क्या कहते हैं जायगोट कहा जाता है। कोई दिक्कत उम्मीद करती है इसे समझने में आपको दिक्कत अब जो है वह नहीं रही होगी, क्योंकि आप इसमें एक्सपीरियंस हो चुके हैं। आगे बताइएगा कि पर परागण से लाभ होता है, इसमें उन्नत किस्म के बीज जो है वो तैयार हो जाते हैं। मतलब पर परागण से क्या होता है, इसमें लाभ होता है, उन्नत किस्म के बीज जो है मतलब अपने हिसाब से उसको हम तैयार कर सकते हैं, मतलब किसी एक का लेके किसी दूसरे में जो है अपने हिसाब से तैयार करना, हाँ तीसरा बनाना, एक और दो को लेके तीन का निर्माण करना, ये जो पर परागण का जो है ये उदाहरण हो जाएगा। आगे बताइएगा जो अगला क्वेश्चन बताइएगा कि अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि सबसे पहले जो है डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में कौन बताए थे, नावास्चिन जो है दोहरी निषेचन, नावास्चिन जो है दोहरी निषेचन के बारे में जो है बताए थे। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि निषेचन का खोज सबसे पहले कौन किए थे, स्टेंसबर्गर। कब किए थे, 1884 में। मतलब निषेचन का खोज कौन किए थे, स्टेंसबर्गर के। बर्गर से याद रख सकते हैं कि निषेचन का खोज कौन किए थे, बर्गर के द्वारा किया गया था। 1884 में इसका खोज जो है किया गया था। आगे इसके बाद जो है जो होमवर्क दिया गया उसको खत्म कर दिया गया है। इसके बाद निषेचन के बाद जो होता है तो कल कराया जाएगा। अच्छा सा टॉपिक इसमें दिए हुए हैं, मतलब सुनने में आपको अच्छा नहीं लगता होगा और पढ़ने में भी अच्छा नहीं लगता होगा, लेकिन इसमें इतना अच्छा सा टॉपिक दिए हुए हैं इससे आपका सारा डाउट जो है वो क्लियर हो जाएगा। मतलब अंदर डीपली से इसमें क्वेश्चन दिए हुए हैं। अब जो है यही ऑपरेशन ही ना है, रिपोर्ट ही ना है। अब जो है अब करंट स्टार्ट हो रहा है, जो कि आज का लास्ट टॉपिक हो जाएगा। तो बताइएगा कि स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट जो है ये 2023 में कैमें संस्करण का हुआ था, 8वें संस्करण में। 2023 में हुआ था, ये 8वें संस्करण का हुआ था। आगे बताइएगा क्वेश्चन हो जाएगा कि द्विराष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक जो है 2023 में इसका जारी करने वाला आयोग कौन सा हो जाएगा, तो ये नीति आयोग जो है इसको जारी किया है। अच्छा अगला क्वेश्चन बताइएगा कि इस सब 2022-23 के करंट में दिए हुए हैं। ठीक है सर, आगे बताइएगा। अगला क्वेश्चन जाएगा कि ऑपरेशन सर्द हवा जो है यह किसके द्वारा चलाया गया था, ये DSF के द्वारा चलाया गया था, घुसपैठियों को रोकने के लिए चलाया गया था। बताइएगा ऑपरेशन बंदर जो चलाया गया था किसका कोड दिया गया था, बालाकोट का स्ट्राइक कोड जो है ऑपरेशन बंदर जो है ये दिया गया था। बहुत अच्छा जवाब। अगला क्वेश्चन बताइएगा। अगला क्वेश्चन जाएगा कि चाप चारकूट जो 2024 में मनाया गया है, कहाँ मनाया गया है, मिजोरम। 2024 जाएगा तो मेघालय बोले थे ना, दोनों हो जाएगा मिजोरम और वैसे मिजोरम का फेस्टिवल हो जाएगा, लेकिन इसमें 2024 में यह जो है मेघालय में भी यह जो है मनाया गया है। आगे बताएगा ऑपरेशन सजग जो है ये किसके द्वारा चलाया गया था, सजग जो है भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा चलाया गया था सजग रहने के लिए। देखो ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते चलाया गया था, ये आपको RPF के द्वारा 549 से अधिक बच्चों को जो है वो परिवार को मिलाने के लिए जो यह जो इसको चलाया गया था। अगला क्वेश्चन है गोल मेला महोत्सव जो है कहाँ मनाया गया है, गोल मेला ये जम्मू कश्मीर में। गोल मेला अच्छा क्वेश्चन है, गोल मेला जम्मू कश्मीर में चला गया है। बताइएगा अभी सुधीर जी का जो निधन हो गया है हाल ही में, सुधीर जी का नहीं सुधीर कक्कर का निधन हो गया है। यह एक प्रकार के क्या थे, भारत के खिलाड़ी, मनोवैज्ञानिक। सुधीर कक्कर जो है वो मनोवैज्ञानिक थे हो जाएंगे। आगे बताइएगा क्वेश्चन हो जाएगा साइकोलॉजिस्ट को बोल सकते हैं। और एक पंकज उदास जी का निधन हुआ है, जो गायक थे, अच्छा नाम था, वो गजल गाते थे पंकज। हाँ पंकज उदास उनका नाम ही था, लेकिन वो उदास नहीं थे, वो हर किसी को खुशियां चेहरे पे लाने का प्रयास किया करते थे औरों की तरफ। वो उनका निधन हो गया, वो गजल गायक हो जाएंगे। देखिए मनोहर जोशी जो इनका निधन हुआ है, क्या वो कौन थे, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री जो है रह चुके हैं। आगे बताइएगा क्वेश्चन जाएगा जो लीलावती जो इनका निधन हो चुका है यह कौन थे, ये अभिनेत्री थी, कन्नड़ की अभिनेत्री थी। और एक इनका निधन हो चुका है फातिमा बीबी, यह कौन थे, की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश जो महिला जज बनी थी, मुख्य न्यायाधीश में महिला जज बनी थी। आगे बताइएगा कि अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि एस वेंकट रमन का निधन हो चुका है, यह कौन थे, वेंकट रमन, ये आपको RBI के गवर्नर रह चुके थे। बताइएगा कि अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि PV गंगाधरन की मृत्यु हो चुकी है, यह कौन थे, ये फिल्म निर्माता थे। और ये बता दीजिएगा कि अगला क्वेश्चन है कि ओमान चांडी, यह इनका जो मृत्यु है ये कौन थे, केरल के पूर्व मुख्यमंत्री जो है ये रह चुके हैं।
अगला क्वेश्चन बताइएगा। अगला क्वेश्चन है ऑपरेशन मर्यादा जो है कहाँ चलाया गया था? मर्यादा उत्तराखंड पुलिस के द्वारा जो है ये चलाया गया था, ठीक है ना। तो आज का क्लास यहीं स्टॉप करते हैं। बाकी क्लास कैसा लगा इसके बारे में जरूर अपना कमेंट दिखाइएगा। और क्वेश्चन जो हो जाएगा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जो कि करंट अफेयर का एक क्वेश्चन दिया जा रहा है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन सुनने का प्रयास कीजिएगा और सुनने से ज़्यादा उसको याद रखने का प्रयास जो है किया कीजिए, क्योंकि क्वेश्चन जो है लास्ट में पूछने का मकसद यही रहता है कि क्वेश्चन के माध्यम से वह क्वेश्चन लाया जाए जो कि अभी हॉट टॉपिक रहता है, मतलब चर्चित मुख्य बिंदु रहता है, उसको लाने का प्रयास किया जाता है। और इसी माध्यम सिलसिले में जो हम लोग पहले क्वेश्चन पूछने का काम करते थे, तो BPSC ट्री 3.0 में जो एग्जाम हुआ था 6 to 8 9, 10 और 6 to 8 का एग्जाम हुआ था, 6 to 8 का हुआ था, उसमें 3.0 में मतलब ये उत्तराखंड वाला जो है बिल पास करने वाला पहला राज्य बना था, समान सिविल संहिता अपनाने वाला ये उत्तराखंड बना था। यह जो है हमारे ग्रुप का पूछा हुआ क्वेश्चन, होमवर्क जो क्वेश्चन दिया जाता है यही क्वेश्चन पूछा गया था। और वो हम उम्मीद करते हैं जो लोग उस क्वेश्चन को याद किए होंगे बनाने के साथ साथ वो वहाँ सही क्वेश्चन का जो है वो आंसर लगा के आएंगे। तो उसी सिलसिले में मतलब यहाँ जो भी क्वेश्चन पूछा था उसको आप 100% जो है याद रखने का प्रयास किया कीजिएगा। और कल के लिए क्वेश्चन सुन लीजिए। कल के लिए क्वेश्चन जो है कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन हो जाएगा कि नागी पक्षी महोत्सव, फिर सुन लीजिए, नागी पक्षी महोत्सव ये 2024 में किस राज्य में मनाया गया है और किस राज्य में किस जिले में मनाया गया है, इसका जवाब आपको देना है। मतलब फिर से क्वेश्चन सुन लीजिए कि नागी पक्षी महोत्सव जो मनाया गया है यह किस राज्य में मनाया गया है और उस राज्य के जिले का भी नाम जो है वो आपको देना है। बाकी क्लास यहीं पर आज स्टॉप किया जाता है। और क्लास कैसा लगा, फिर से क्लास कैसा लगा इसके बारे में कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपना प्यार दिखाइएगा। और अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में अपना प्यारा सा कमेंट दे दीजिए। और वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा होगा, अगर इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं तो लाइक अभी तक कर ही दिए होंगे। और अगर इस वीडियो को आप रिकॉर्डेड रूप में देख रहे हैं तो अब तक लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक करके अपना प्यारा सा कमेंट दे दीजिए। अगर इसमें आपको कुछ सुझाव देने का अगर आपको इच्छा है तो सुझाव भी अपना कमेंट बॉक्स के माध्यम से दे सकते हैं। बाकी जो सभी लोग हमारे चैनल पर विश्वास करके एक तैयारी का मोहरा बना रहे हैं तो उन सभी लोगों को हम विश्वास देना चाहते हैं कि हमारे इस जो टारगेट यहाँ दिया जाता है उसको आप फॉलो कर लिया कीजिए। जो फॉलो कीजिएगा उसके बाद जो आप पढ़िएगा और पढ़ के बाद आने के बाद क्यू सुनिएगा। और क्यू सुनने के बाद जो होता है वो टेलीग्राम पे 9 बजे का जो टेस्ट दिया जाता है उस टेस्ट को दीजिएगा तो आपका आने वाले समय में बिहार पुलिस का एग्जाम भी जो है वो आप क्रैक को 4 करने की शक्ति जो आपके अंदर हो जाएगा। और आपको ऐसा लगने लगेगा कि जीके जीएस में एक ऐसा पहल जो है हम वो अपना बना चुके हैं। तो फिर मिलते हैं इसके नेक्स्ट सेशन के साथ किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर दीजिए, अब तो कर दीजिए। और करने के साथ किसी अन्य तो साथी से भी करवा दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।